बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है गैसियस एक्सचेंज। आज हम आगे फिर पढ़ते हुए जाते हैं आगे। हम गैसियस एक्सचेंज में प्लांट का छोटा सा जो टॉपिक है, वैसे तो ज़्यादातर ह्यूमन की हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है। अगर प्लांट्स का गैसियस एक्सचेंज का हम टॉपिक पढ़ें थोड़ा सा मुख्तसर सा, तो प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो ज़रूरी होती है, लेकिन इसके लिए अंदर नो स्पेशल आर्गन और आर्गन सिस्टम जो है हमारे पास वो कोई भी गैसियस एक्सचेंज के लिए इन्वॉल्व नहीं होते। और जनरल सरफेस ऑफ बॉडी के ज़रिए से हमारे पास क्या होती है इसमें गैसियस एक्सचेंज, और हमारे पास लेंटिसेल स्टोमेटा एयर स्पेसिस के ज़रिए से होती है। और जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारे पास मदद करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और गैस एक्सचेंज में हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होते। और मीज़ोफिल सेल की बात करें तो उसमें क्या होते हैं एयर स्पेसेस, और एयर स्पेसेस के ज़रिए से क्या होती है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल होती है। तो ये एयर स्पेसेस का एक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमेटा की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, स्टोमेटा आर दी मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर स्टोमेटा की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हमारे पास लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। अगर टोबैको की प्लांट्स की बात करें एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है टोबैको प्लांट में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है लेंटी सेल्स में हमारे पास लेंटी सेल पाए जाते हैं कॉर्क में, उनके ज़रिए से हमारे पास क्या होती है गैसियस एक्सचेंज होती है। और एयर स्पेसेस की बात करें तो किस तरह होती हैं, सनी कॉम लाइक की जैसी ये कंपेयर। और जो हमारे पास एयर स्पेसेस जो हैं 40% जो है ना टोटल वॉल्यूम ऑफ लीव पर मुश्तमिल होती हैं। अगर हम मज़ीद आगे बढ़ें तो मोइस्ट सरफेस हमारे पास ज़रूरी होती है रेस्पिरेटरी पैसेज के लिए, चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट में हो। तो जो मोइस्ट मीज़ोफिल होती है तो उसके ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज हमारे पास प्रॉम्प्टली होती है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स किस तरह रहती हैं एयर्स, तो रूट्स के दरमियान जो एयर होती है ऑक्सीजन, तो वो वाली जो है एयर्स वो रूट्स लेती हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो है जो डिज़ॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, उसके ज़रिए से इसमें गैस एक्सचेंज होती है। ये थोड़ा सा टॉपिक था हमारे पास प्लांट्स की गैस एक्सचेंज का। अब एनिमल की तरफ हम ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम इसकी रेस्पिरेटरी जो है हमारे पास सरफेस जहाँ पे हमारे पास क्या होती है रेस्पिरेशन होती है, तो उसकी हमारे पास हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस। इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, जिसके ज़रिए से ज़्यादा हमारे पास क्या होती है सरफेस एरिया के ज़रिए से गैसियस एक्सचेंज होती है। और मॉइस्चर होनी चाहिए, इसमें मॉइस्ट होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास एल्वियोलाई की लेयर है हमारे पास हमारी रेस्पिरेटरी सरफेसेस होती है, गिल्स जिस तरह होते हैं फिशेस के। अगर थिन एपिथेलियम, जहाँ पे हमारे पास एपिथेलियम वो जगह होती है जहाँ से रेस्पिरेशन होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा थिन होगी हमारे पास उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन आसान होगी और रेस्पिरेशन जो है ना वो क्या होगी आसानी से होगी। अगर हम बात करें एनिमल्स की एपिथेलियम की, जो एयर और ब्लड को सेपरेट करती है वो 2 सेल थिक होती है। एक हमारे पास ब्लड कैपिलरी की लेयर्स होती हैं वो भी 1 सेल थिक, और बाकी दूसरी हमारे पास एल्वियोलाई वो लेयर होती है, मतलब ये सिर्फ 2 सेल थिक होती है। तो जिसकी वजह से डिस्टेंस ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाता है और एफिशिएंटली हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होती है। आगे वेंटिलेशन होनी चाहिए, डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए। बाहर से अगर हमारे पास हवा अंदर आ रही है तो बाहर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, अंदर प्रेशर कम होना चाहिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस जो है ना दोनों पॉइंट पे हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम बात करें कैपिलरी नेटवर्क की तो गैसियस एक्सचेंज जो है उधर ब्लड हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसको ब्लड से बाहर निकालना होता है, और ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करना होता है हमारे पास ब्लड के अंदर। तो इस तरह जितना ज़्यादा हमारे पास रेस्पिरेटरी सरफेस के गिर्द कैपिलरी का नेटवर्क होगा उतनी हमारे पास क्या होगी मूवमेंट अंदर चली जाएगी, और उतनी ज़्यादा हमारे पास गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन होगी गैसेस की। एक्सटेंसिव नेटवर्क कैपिलरीज दिस वे स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडियंट भी इस तरह क्या रहता है मेंटेन रहता है, तो रैपिड डिफ्यूजन होती है इसके ज़रिए से।
अब हम रेस्पिरेशन इन मैन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन इन मैन जो है जो दो सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, दो चीज़ों पर, एक लंग्स हमारे पास और एयर पैसेज वे पर मुश्तमिल होता है। एयर पैसेज वो रास्ता होता है जिसके ज़रिए से नीजल कैविटी, नॉस्ट्रल्स, हमारे पास फेरिंग्स, लेरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के ज़रिए से हमारे पास सारी जो है हमारे पास में लंग्स के अंदर आती है, सॉरी, और जो है फ्रेश एयर अंदर आती है, और जो है हमारे पास दूसरी स्टेल एयर और दूसरी जो हमारे पास अनफ्रेश एयर, कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है, वो बाहर जाती है। एयर पैसेज वे की अगर बात करें तो नॉस्ट्रल, नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर सैक्स पर मुश्तमिल होती है। और ये एल्वियोलर सैक्स जो है हमारे पास एंड पे आके जो है ये एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट बनते हैं, और एयर सैक्स जो है हमारे पास वो फंक्शनल यूनिट परफॉर्म करते हैं, के तौर पर काम करते हैं। नेज़ल कैविटीज़ अगर हम बात करें, नेज़ल कैविटी जो पहला पार्ट होता है तो उस वो भी लाइनिंग, अगर उसकी बात करें तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन की उसकी लाइनिंग होती है सीलिएटेड एपिथेलियम की। और ईच नेज़ल कैविटी, हर दो नेज़ल कैविटी होती हैं, हर नेज़ल कैविटी जो है 3 पैसेज वेज में कन्वर्ट होती है। प्रोजेक्शन ऑफ बोन फ्रॉम द वॉल ऑफ इंटरनल नोज़ की ये बोन्स है, इसकी वजह से ये 3 पैसेज वे में हर जो है नेज़ल कैविटी वो डिवाइड होती है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। दोनों की बात करें तो 6 पैसेज वेज हो गए। अगर एयर की बात करें तो ये बॉडी में किस तरीके से दाखिल होती है। एयर नेज़ल कैविटी में नॉस्ट्रिल के ज़रिए से, नथनों के ज़रिए से दाखिल होती है। एंड अगर हम बात करें इधर हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स की ट्रैपिंग के लिए हमारे पास क्या सिस्टम है, हमारे पास हेयर्स हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन है। अगर इस तरह जब गुजरती है इस तरह तो वो मॉइस्ट हो जाती है, वार्म हो जाती है, और स्मॉलर फॉरेन पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। नेज़ल कैविटी हो गया, नेज़ल कैविटी से आगे हमारे पास थ्रोट और फेरिंग्स आता है, जो कि फेरिंग्स कॉमन ओपनिंग होती है खुराक के लिए भी, और हमारे पास एयर के लिए भी। और फेरिंग्स से हमारे पास कहाँ जाती है हवा, लेरिंग्स में। अगर खुराक कहाँ जाती है, इसोफेगस में। लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स और ट्रैकिया जो है ये कम्प्लेक्स कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारे पास अपर एंड ऑफ ट्रैकिया पर होता है कार्टिलेजिनस, और इसकी ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। अगर हम बात करें वन ऑफ द कार्टिलेज की बात करें, एपिग्लोटिस, इसके ऊपर मस्कुलर हिंज लाइक एक्शन होता है, जो कि ग्लोटिस को पार्शली क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होता है जब हमारे पास खुराक जो है वो जा रही होती है इसोफेगस में, ताकि वो एयर पैसेज वे में जो है ना वो ना जाए। तो ये पार्शली क्लोज होता है, हमने देखा था कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता है। ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स की अगर हम बात करें तो ग्लोटिस, और उसको कवर करने के लिए एपिग्लोटिस होता है। और अगर हम बात करें तो इसकी तो ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन में की लाइनिंग होती है, और ग्लोटिस में ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस 2 थिन एज्ड फाइब्रस कॉर्ड में तकसीम होती है, टूटती है, और उधर से हमारे पास 2 थिन एंड फाइब्रस कॉर्ड बनते हैं, जिनको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, और ये वॉइस प्रोडक्शन में मदद करता है। और हमारी जो स्पीच प्रोडक्शन में फिर आगे टंग और लिप्स मदद करते हैं। ये ओपन जाज और ये टंग, एपिग्लोटिस, स्पाइनल कॉर्ड, और ये हमारे पास एयर पैसेज वे सबसे हमारे पास पोस्ट डार्सल वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, और इसके डार्सल साइड पे इसोफेगस, फिर हमारे पास क्या पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम्स। अगर हम बात करें फेरिंग्स, लेरिंग्स से हमारे पास आकर ट्रैकिया और विंड पाइप्स, एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो कि इसोफेगस से वेंट्रल साइड पे पाया जाता है, मतलब सबसे वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये चेस्ट कैविटी में जाकर राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में तकसीम हो जाता है। और वॉल ऑफ ट्रैकिया की अगर बात करें तो उसमें सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, मतलब हमारे पास अगर एपिग्लॉट हमारे पास
लेरिंक्स की बात करें तो वो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया के ऊपर, और ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज होती हैं। और ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में जाता है तो लेफ़्ट और राइट ब्रोनकाई में तकसीम हो जाता है, और ब्रोनकाई पे हमारे पास कार्टिलेजिनस प्लेट सी शेप्ड रिंग जो हैं वो हमारे पास प्लेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर हमारे पास दोबारा ब्रोनकाई तकसीम होना शुरू हो जाती हैं, प्राइमरी ब्रोनकाई, सेकेंडरी ब्रोनकाई, टर्शरी ब्रोनकाई, क्वार्टरनरी ब्रोनकाई, और डिवाइड होते होते उनका डायामीटर भी आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ये ब्रोनकाई की किस्में जो हैं ये हमारे पास फेडरल में मेंशन है। अगर हम बात करें डायामीटर की, जब उसका 1 मिलीमीटर और लेस हो जाता है फिर इनको ब्रोनक्यूल कहते हैं। ब्रोनक्यूल्स पर हमारे पास क्या होते हैं, कोई कार्टिलेज नहीं रह जाता। ब्रोनकाई की में क्या होती है, कार्टिलेज रिंग जो होती हैं वो प्लेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय इरेगुलर, और इरेगुलरली वो क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेट्स होती हैं। और ब्रोनक्यूल्स में हमारे पास कोई भी हमारे पास कार्टिलेज नहीं होता। और ब्रोनक्यूल्स की अगर बात करें तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के रेफरेंस से कि ये हमारे पास ब्रोनक्यूल्स सर्कुलर स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होता है। अगर हम ब्रोनक्यूल्स की अगर बात करें तो ये फिर आगे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड लगातार हो रहे हैं। तो हमारे पास एयर सैक्स में ये चले जाते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, और स्ट्रक्चरल यूनिट हमारे पास क्या होता है, एल्वियोलाई। और एयर सैक्स जो है हमारे पास कई किस्म के एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है। हमारे पास सिंगल लीड स्ट्रक्चर होता है। अगर इनके ऊपर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिसकी वजह से गैसेस चेंज होती है। एयर पैसेज वे ये होता है। और लंग्स की अगर बात करें तो ये लंग्स क्या होते हैं, क्लोज्ड सैक होता है और एयर पैसेज वेज के ज़रिए से बाहर कनेक्टेड होता है। लंग्स जो है स्पॉन्जी आते हैं क्योंकि मिलियन ऑफ एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होते हैं। लंग्स जो है हमारे पास चेस्ट कैविटी में पाए जाते हैं, और रिब्स और मसल्स इनकी हिफाजत करती हैं, बाउंड हुए होते हैं इसके। और फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी को हम डायाफ्राम कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ के रेफरेंस पॉइंट में डायाफ्राम क्या आता है, हमारे पास सीट ऑफ स्केलेटल मसल होता है। लंग्स जो हमारे पास डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन में कवर्ड होते हैं जिसको हम प्लूरा कहते हैं। lungs lie within the thoracic cavity बाउंडेड बाय द रिब्स एंड डायफ्राम्स, ये बात हमने पढ़ ली है। और प्लूरल मेम्ब्रेन्स लाइन द पार्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, तो इसका मतलब है प्लूरल मेम्ब्रेन थोरेसिक कैविटी में होती है, तो मेम्ब्रेन हमारे पास लंग्स भी थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ये नेजल पैसेज वे और ओरल कैविटी, फेरिंग्स से लेरिंग्स से हमारे पास ट्रैकिया, और ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूल्स से हमारे पास आगे फिर एल्वियोलर सैक्स, ये आगे एयर्स इंटर इनटू द लंग्स फॉर आउटसाइड के ज़रिए से होती है, और ट्रैकिया और ब्रोनका में तकसीम हो जाती है। और ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से बाहर की तरफ जाता है, और ऑक्सीजनेटेड जो हमारे पास ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन चली जाती है, इसकी ऑक्सीजन की इधर क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेशन होती है। और डीऑक्सीजनेटेड जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास बाहर चली जाती है, और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजनेशन होती है। और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है ये सारी जो है एल्वियोलाई पर मुश्तमिल होता है। ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए जो है ना कुछ एल्वियोलाई से उन्होंने क्या किया हुआ है, हटाया हुआ है इसको। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन की बात करें तो क्या होता है, फ्रेश एयर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होती है वो लंग्स के अंदर उसको किया जाता है, पम्प्ड इन टू दी लंग्स, एंड एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड पम्प्ड आउट ऑफ लंग्स। मतलब इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, पैसिव कंट्रैक्शंस और पैसिव हमारे पास जो है रिलैक्सेशन होती है। तो ये भी बात याद रखने के काबिल है। अनदर वर्ड ब्रीदिंग्स जो है मैकेनिकल प्रोसेस है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रीदिंग इज़ प्रोसेस मैकेनिकल, जिसमें 2 फेज होती हैं। इंस्पिरेशन जिसमें हमारे पास फ्रेश एयर अंदर आती है, और एक्सपायरेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर बाहर जाती है। अगर हम बात करें रेस्ट में ब्रीदिंग की रेट की तो 15 से 20 टाइम्स पर मिनट हमारे पास ह्यूमन की ब्रीदिंग होती है, और जब हमारे पास एक्टिविटी होती है तो फिर 30 टाइम्स तक ये क्या होती है, बढ़ सकती है।
अगर हमारे पास हमने समझना है रेस्पिरेशन को, तो फॉलोइंग 3 जो है ना एस्पेक्ट्स लंग्स के, तो उनको हम को समझना पड़ेगा। लंग्स हमारे पास क्या होते हैं, स्पॉन्जी नेचर होते हैं, मतलब खुद ब खुद ये क्या करते हैं, एयर्स को अपने ऊपर अपने अंदर नहीं लेके जा सकते और ना ही इसको पुश आउट कर सकते हैं। इंस्पिरेशन जब होती है तो हमारे पास पैसिव एक्सपेंशन होता है लंग्स की, और इधर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और एयर जो है ना हमारे पास अंदर आती है। और फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी हमारे पास क्या होती है, डायफ्राम जो हम पढ़ चुके हैं, और मस्कुलर शीट होती है। जब हमारे पास रिलैक्सेशन होती है मसल की, वो ज़्यादा डोम लाइक होता है इस तरह का। और जब हमारे पास और हमारे पास इस तरह हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है और हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है। और जब हमारे पास इंस्पायरेशन होती है तो ये लेस डोम लाइक हो जाता है, और एरिया क्या हो जाता है, कंट्रैक्शन जब होती है स्केलेटल मसल की, ये डायफ्राम के मसल की, वो लेस डोम लाइक हो जाता है। और इंटरकास्टल मसल्स जो उनकी जब कंट्रैक्शन होती है वो एलिवेट हो जाती हैं और फॉरवर्ड मूव करती हैं। अगर चेस्ट कैविटी की वॉल की बात करें तो वो इंटरकॉस्टल मसल पर मुश्तमिल होती हैं और रेब्स पर मुश्तमिल होती हैं। रेब्स के दरमियान इंटरकॉस्टल मसल होते हैं, अगर उनके दरमियान मसल कंट्रैक्ट कर जाते हैं तो ये एलिवेट हो जाती हैं, और रिलैक्स कर जाए तो ये सेटल डाउन हो जाती हैं। जब मतलब कंट्रैक्शन के ज़रिए से कंट्रैक्शन जब डायाफ्राम के मसल्स की और हमारे पास जब इंटरकॉस्टल मसल की होती है तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। मतलब इंटरकॉस्टल मसल की जब कंट्रैक्शन होती है तो रेब्स एलिवेट कर जाती हैं, और डायफ्राम के मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से लेस डोम लाइक हो जाता है। रिलैक्स स्टेट में वो तो मोर डोम लाइक होता है। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, हमारे पास यही चीज़ें होती हैं। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, टू वेज से, इन दो वेज से ही हमारे पास चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। मसल्स ऑफ रिब्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिब्स एलिवेट अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, और दूसरा मसल्स ऑफ डायाफ्राम जो है वो भी कंट्रैक्ट करते हैं और डायाफ्राम लेस डोम लाइक हो जाता है। इस तरह जो है एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है इन, और चेस्ट कैविटी का हमारे पास इनकी चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर फिर ज़्यादा प्रेशर बाहर होता है, तो बाहर से ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, अंदर आती है। आगे एक्सपायरेशन की बात करें तो रिलैक्स हो जाते हैं मसल्स दोनों के, और हमारे पास पसलियाँ क्या होती हैं, इनवर्ड मूव कर जाती हैं और बैकवर्ड मूव कर जाती हैं, और डायफ्राम के मसल रिलैक्स होकर मोर डोम लाइक हो जाते हैं। और इस तरह चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कम हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा होता है और एयर को फोर्स कर दिया जाता है आउट ऑफ द बॉडी। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन हमारे पास हो गई। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे पास रेस्पिरेशन में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती हैं। अगर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होती है, इनटेक और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट किस तरह होती है, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, ये हमें पता है। और रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज में ब्लड क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है थिन लेयर में, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है उसका ज़्यादा। और इस तरह पोज टू एल्वियुलर सरफेस, और एल्वियुलर की सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और उधर जो होता है फैल जाता है, उधर उसके ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होती है। ब्लड इन लंग्स की अगर बात करें तो वो एल्वियुलर एयर से जो थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सरफेस का एरिया वो थिन एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम थिन, सरफेस एरिया ज़्यादा और ग्रेडियंट होता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन वगैरह की ट्रांसपोर्ट होती है। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास जो प्रोटीन होती है, जो कि हमारे पास 4 जो है पॉलीपेप्टाइड पर मुश्तमिल होती है। हर पॉलीपेप्टाइड जो है एक मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इस तरह टोटल हमारे पास हीमोग्लोबिन जो है उसको बाइंड करने के लिए 4 मालिक्यूल जो है एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलती है तो ब्राइट रेड जो है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो आरबीसीज में पाया जाता है, इस एक्टिविटी को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। जब हीमोग्लोबिन ब्राइट रेड होती है, ब्राइट रेड कलर हीमोग्लोबिन होती है, तो वो बाकी जब टिश्यू की सतह पर जाती है और टिश्यू को हमने देनी होती है तो वो ऑक्सीजन हमारे पास पेल और हमारे पास जो है पर्पल, ये हीमोग्लोबिन में
दोबारा टूट जाती है, और इसको भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ना आरबीसीज में इस एक्टिविटी में ये मदद करते हैं। अगर हम पर्पल बात करें हीमोग्लोबिन की इसकी, तो इसका रंग पर्पल रेड होता है। अगर हम बात करें ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो ये ब्राइट रेड होता है। फिर आगे हीमोग्लोबिन कब कहाँ किस तरह मैक्सिमम जो है अब्जॉर्ब कर सकता है ऑक्सीजन। ये 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में मैक्सिमम कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन की होती है, तो वो 20 मिलीलीटर ऑफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकता है, क्योंकि इतनी तकरीबन हमारे पास 21 मिलीलीटर ही हवा अंदर आती है। और ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है जब फुली ऑक्सीजनेटेड होता है। अगर हमारे पास बात करें अगर ये होती है 100 मिलीमीटर Hg पर। अगर हमारे पास मरकरी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, 115 मिलीमीटर मरकरी है, तो हमारे पास क्या है 98% जो है ना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होती है। और इस तरह 98% मतलब 19.6 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। अगर हम पार्शियल प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लो कर दें जैसे 60 मिलीमीटर, तो क्या होता है लिब्रेशन हो जाती है हीमोग्लोबिन की, और टिश्यू लेवल पे जब हमारे पास ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ये क्या हो जाता है फॉल करता है, उस वक्त फिर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है और मसल्स को मिल जाती है। तो अगर इधर हम बात करें स्कोबा डिवर्जन, स्कोबा हमारे पास क्या होता है, वो जो प्रेशराइड गैसेस ले के अंदर जाते हैं, तो इसका ये एक एक्रोनम भी है जो कि हम पढ़ेंगे फेडरल की टेक्स्ट बुक बोर्ड में। तो जब भी प्रेशर जब वाटर उसका जब डिविंग उस करता है, तो उसके ऊपर बॉडी वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स नहीं होती। तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हैं, प्रेशराइड एयर को वो यूज़ करते हैं जिसमें ग्रेटर प्रेशर होता है सी लेवल से। अब हम वो वाले फैक्टर जो है देखते हैं जो कि कार्बन हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के साथ रिवर्स हो जाएगी। अगर टेम्परेचर की बात करें, मस्कुलर एक्टिविटी जब हमारे पास ज़्यादा होती है तो ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर होता है, तो ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन उसके साथ कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, इस तरह होती है क्योंकि लिबरेशन होती है, बल्कि मतलब मसल को ज़्यादा ज़रूरत होती है तो लिबरेशन होती रहती है उसकी। तो मस्कुलर एक्टिविटी अगर हमारे पास ज़्यादा हो गई है तो डिक्रीज़ इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास ऑक्सीजन से लिबरेट होके मसल को जो मिलनी होती है वो उधर जा रही होती है। अगर पीएच की अगर बात करें तो पीएच अगर हमारे पास कम है तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वो मिल जाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पीएच ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम और फिर कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशंस और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इनवर्स रिलेशंस और पीएच के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि पीएच का हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा अहम है गैस, और ज़्यादा हमारे पास इसकी डिसोल्यूशन पावर है, अंदर और बाहर जो है ना वेंटिलेशन इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है ना वो कम हो जाता है तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन भी प्ले इम्पोर्टेंट रोल करती है। जैसे हमारे पास शॉक में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो, आर्टेरियल ब्लड्स में क्या करती है, ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन भी अहम रोल प्ले करती है रेगुलेटरी नॉर्मल एल्वियोलर वेंटिलेशन में। आगे कार्बन डाइऑक्साइड्स की बात करें तो ये मोर सॉल्युबल होती है ऑक्सीजन में एंड फ्रीली टिश्यू फ्लूइड में क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है
और टिश्यू फ्लूइड में से हम क्या करते हैं, टिश्यू फ्लूइड जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है वहाँ से हमें लेके हमें इसको क्या करना होता है, एक्सक्रीट करना होता है। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आती है ब्लड कैपिलरीज में, और ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से होती हुई फिर लंग्स में आती है, और लंग्स से हमारे पास जो हो जाती है बाकी हमारे पास इसकी एक्सपायर हो जाती है, एक्सपायरेशन इसकी हो जाती है। अगर हम इसकी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो सम कार्बन डाइऑक्साइड 20% जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किस तरह बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है अमाइनो एसिड के साथ, ग्रुप हीमोग्लोबिन के अमाइनो एसिड के साथ कार्बामाइनो के साथ, मतलब इस तरह कार्बामाइनो बनता है हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। तो ये अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 20% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और प्लाज्मा प्रोटीन्स दूसरी, ये भी हमारे पास क्या, हमारे पास ये हीमोग्लोबिन भी हमारे पास क्या प्रोटीन है, और दूसरी प्रोटीन के ज़रिए से प्लाज्मा प्रोटीन की 5% जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और टोटल प्रोटीन के ज़रिए से 25 होगी ये हीमोग्लोबिन की और इनकी दूसरी प्रोटीन्स की मिला के, प्लाज्मा प्रोटीन्स की। अगर हम बात करते हैं 70% कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो मेजरली हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस की ज़रिए से हमारे पास बनती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे पास रिलीज़ वगैरह ब्लड प्लाज्मा में, वो वाटर के साथ मिलके बाय कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इसमें मदद करता है। अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड की, जो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में। हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, पीएच को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास ट्रांसपोर्ट मेजर जो है ट्रांसपोर्ट ब्लड में होती है, वो बाइकार्बोनेट आयन की सूरत में होती है। और जब ये हमारे पास पहुंचती है लंग्स में, कैपिलरीज में, तो वहाँ दोबारा ये रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। पहले दोनों मिलके हमारे पास हाइड्रोजन आयन और कार्बोनिक का बाइकार्बोनेट आयन मिलके हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड से हमारे पास फिर दोबारा CO2 और H2O बनता है, और ये CO2 हमारे पास बाहर रिलीज़ हो जाती है। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो सेल जो अटैच होते हैं पोटाशियम के साथ, वो भी इसकी ट्रांसपोर्ट में हमारे पास मदद करते हैं। कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं, कितनी कंसंट्रेशन जो है वो कितना हमारे पास जब ब्लड गुजर रहा होता है टिश्यू से, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब लंग से गुजरता है तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। अगर 50 मिलीलीटर जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो आर्टरीज में होती है 50 मिलीलीटर आउट ऑफ 100 मिलीलीटर, मतलब हाफ। और अगर हम बात करें वेनस ब्लड की, तो वो 54 मिलीलीटर होता है, मतलब एक जब गुजरता है हमारे पास टिश्यू से ब्लड, तो वो 4 मिलीलीटर, मतलब 100 मिलीलीटर ब्लड 100 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब लंग से गुजरता है तो 4 मिलीमीटर हमारे पास मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करता है एयर में। कैंसर जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऐसा मेंशन नहीं है, अगर हम पढ़ें थोड़ा बहुत तो हमारे पास कैंसर की अगर बात करें तो ज़्यादातर इसके बात करें तो ये स्मोकिंग की वजह से होती है, और कार्सिनोमा इसको कहते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है जो कि जिस इन्वाइजन इसकी किस तरह होती है, एक्सपेंशन किस तरह होती है, लोकली इन्वाइजन से और सिस्टमेटिकली मेटास्टेसिस से। तो ये एक MCQ से के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है अगर देखना है, और रेस्पिरेटरी पैसेज को अक्लोड कर देता है। स्मोकिंग जो है यंग अडल्ट में ये ज़्यादा है, तकरीबन 90%, और जो है कैंसर जो है स्मोकिंग की वजह से होता है। 10 टाइम्स जो है कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है, क्योंकि टार और टोबैको में टेंस जो है ना कोई कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं कार्सिनोजेंस, जो कैंसर काज़े होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें तो इसका अवकाश क्या है, बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं कफ और फीवर के ज़रिए से। और कॉमन इसकी क्या है, पुअर पीपल में कॉमन है मेल न्यूट्रिशंस, पुअर लिविंग कंडीशंस जो हैं माइकोबैक्टीरियम को ग्रो करने में मदद करती हैं, और ये प्रॉपर मेडिकल अटेंशन से हमारे पास इसको किया जाता है। मतलब 9 महीने का हमारे पास TB के वो जो डॉट्स वगैरह होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ये आगे हम
मज़ीद थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, लेकिन इतनी अस्थमा ये बीमारियाँ इतनी शामिल तो नहीं हैं। अस्थमा क्या होता है, paroxysm ऑफ डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होते हैं, रात के वक्त हमारे पास सांस लेने में दुश्वारी होती है। और इसमें क्या होता है, दूसरे केमिकल भी निकलते हैं हिस्टामाइंस, जो कि कंट्रैक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स की सबब बनते हैं। एम्फीसीमा क्या होता है, एल्वियोलाई की जो क्या होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, और हमारे पास स्मॉलर एल्वियोलाई मिलके लार्जर एल्वियोल बनाते हैं, और हमारे पास सरफेस एरिया जो है हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए हमारे पास वो कम हो जाता है, मतलब। और हमारे पास इधर सांस फूल जाता है बंदे का। और एम्फीसीमिया में जो है एयर वे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशंस, और डैमेज ब्रोंक्यूल्स जो है एयर पैसेज वे को कोलैप्स कर देते हैं। और एम्फीसेमिया की बात करें तो एल्वियोलर वॉल डिजनरेट हो जाती हैं, स्मॉलर एल्वियोलाई कंबाइन टू फॉर्म लार्जर एल्वियोलाई। लार्जर एल्वियोलाई वेंटिलेशन तो करती हैं, लेकिन जो है डेड एयर स्पेस हमारे पास बढ़ जाता है, मतलब गैसीय एक्सचेंज जो है वो एयर जो है वो फेफड़ों के अंदर ही रहती है, लंग्स से बाहर नहीं जाती है, तो ये डेड एयर स्पेस हो जाती है, जो कि स्पेस गैसीय एक्सचेंज के लिए नहीं होती। अगर हम बात करें एक इधर आगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की हम बात करें तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिवर्सिबली ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। हीमोग्लोबिन में पढ़ चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती है जो एनिमल हेल्थ में। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो ब्लड की है वो 75 टाइम्स क्या करती है, बढ़ा देती है। केमिकल कंपोजिशन में पता है अमीनो एसिड कितने होते हैं, 574 अमीनो एसिड, 4 चेंज होती हैं, और हर एक ऑक्सीजन मालिक्यूल को कैरी करती है। और मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन लाइक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, इसको मसल फाइबर में पाई जाती है, और इसका दूसरा नाम मसल हीमोग्लोबिन है। जब भी मसल हीमोग्लोबिन आ जाए तो मायोग्लोबिन का जिक्र होगा, हीमोग्लोबिन का नहीं है। और इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ट्रांसफ़र ऑफ ऑक्सीजन फ्राम हीमोग्लोबिन से एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है मसल सेल का उस उधर तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है, और स्टोर भी करती है ऑक्सीजन को। और वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रमोशनल होती है, और एक ही ऑक्सीजन के मालिक्यूल को ये क्या करती है, बाइंड कर सकती है। 2 ऑक्सीजन एटम जिसमें होते हैं एक मालिक्यूल में, और अफिनिटी जो है इसकी वो जो है हीमोग्लोबिन से ज़्यादा होती है। डिविंग रिफ्लेक्स जो है, डिविंग मैमल जो हमारे पास जब डिविंग करते हैं तो हमारे पास इसमें क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है। और जब डिव करते हैं तो 2-2 घंटे तक ये क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो उसका क्या होता है, हमारे पास रेस्पिरेशन कम हो जाती है, इनकी ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और मसल वगैरह जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको उनको ऑक्सीजन कम मिलती है, और ब्रेन और हार्ट वगैरह को जो मेजर आर्गन होते हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है। तो इस तरह ये नीचे पानी के अंदर गुजारा कर लेते हैं डिविंग रिफ्लेक्स वाले मैमल्स। अगर लंग की कैपेसिटीज़ की बात करें तो टोटल इनसाइड कैपेसिटी कितनी आती है, 5 लीटर्स, और फेडरल में ये 6 लीटर भी है तकरीबन, जो उन्होंने लिखा हुआ है 6000 मिलीलीटर्स। तो ये वेरिएशंस बुक टू बुक जो है वेरी करती रहती है। अगर हम बात करें रेस्ट और स्लीप के दौरान एक्सचेंज कितने होते हैं, तो वो सिर्फ 0.5 जो है ना लीटर्स जो है वो जो हाफ़ लीटर जो है उनका एक्सचेंज होता है। अगर हमारा एक्सरसाइज की बात करें, डीप ब्रीदिंग की बात करें, तो हमारे पास एक्सचेंज कितना होता है, 3.5। और रेजिड्यूल वॉल्यूम जो है बाकी बच जाता है फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बावजूद भी 1.3 लीटर। इस तरह हमारे पास बर्ड की अगर बात करें तो उसमें कोई स्टेल एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो उधर जो हमारे पास दोनों तरफ से हमारे पास वन वे पैसेज होता है रेस्पिरेशन के लिए, और उनका बर्ड का हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम एफिशिएंट होता है। रेस्ट की बात करें तो हमें पता है कि 15 से 20 टाइम्स होती है, और एक्सरसाइज के दरमियान हमारे पास 30 टाइम होती है। और ये मोर ऑक्सीजन को क्या करती है, अंदर ले आती है और मसल को प्रोवाइड करती है। और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो मसल रिलीज़ कर रहे होते हैं वाटर में, ब्लड में सॉरी, उसको क्या किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है बाहर।
अगर हम बात करें इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर की, तो ऑक्सीजन जो इनहेल्ड एयर में 21% आती है और एक्सहेल्ड एयर में हमारे पास 16%, मतलब तकरीबन हर दफ़ा तकरीबन 5% जो है वो मोर ऑक्सीजन जो है अंदर आती है दैन जो बाहर जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.044 और 4% एक्सहेल्ड होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले कि 4% होती है। वाटर वेपर जो है बाहर जो इनहेल्ड होते हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, जबकि बाहर जो जाते हैं तो सैचुरेटेड अमाउंट में जाते हैं। नाइट्रोजन जो जैसी अंदर आती है वैसी बाहर चली जाती है 79%। एयर जो अंदर जा रही होती है उसमें एयर में 21%। अब क्या होती है हमारे पास ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन मतलब एयर ही अंदर जा रही है ना, तो 21% उसमें ऑक्सीजन होगी और 0.03 तो 0.04 जो है हमारे पास क्या होगी परसेंटेज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, क्योंकि एयर में होती है इतनी है। वाटर वेपर वेरिएबल हो सकते हैं और 79%, और ये सारी के सारी बाहर आ जाती है सैचुरेटेड, और हमारे पास ये 16 और 4% पाई जाती है बाहर निकलती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड्स। ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब फेडरल्स का हम कल इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे इसको रेस्पिरेशन को।